तो आज की वीडियो में हम लोग जो है स्किल सब्जेक्ट है क्लास 12th में आपके काफ़ी सारे स्किल सब्जेक्ट हैं, जैसे बैंकिंग है कॉमर्स वालों के लिए, हेल्थ केयर है बायो वालों के लिए, ठीक योगा है और स्ट्रीम्स में मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स में आपके अलग अलग स्किल सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन इन स्किल सब्जेक्ट्स में जो आपका पेपर होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। किसी सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल 40 का है, किसी में 50 का है, किसी में हो सकता है 60 का हो, एक्यूरेटली नहीं पता। पर्टिकुलरली मुझे बैंकिंग के बारे में पता है। तो बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंकिंग में आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 40 नंबर का होता है, और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 60 नंबर का होगा। 60 नंबर के रिटन एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपका 10 नंबर का जो पोर्शन होगा पेपर का पूरा, वो आपका इस किताब से होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से होगा। और जो 50 नंबर का बाकी बचा हुआ पोर्शन होगा वो बैंकिंग की अलग बुक होती है एनसीईआरटी की, आपका उससे आएगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस किताब के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एक चैप्टर को आपके कवर करेंगे आगे। तो देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। तो इसमें आगे चलते हैं, कंटेंट का अंदर एक्नॉलेजमेंट, ये रहे कंटेंट। तो कंटेंट में अगर आप देखो तो इस किताब के अंदर आपको ओवरऑल 5 यूनिट कवर करनी है। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट, यूनिट 3 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर स्किल, यूनिट 4 और यूनिट 5 ग्रीन स्किल। तीनों ही बहुत ही, चारों ही पांचों यूनिट बहुत इजी है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा कि जो कठिन हो कवर करने के लिए, और 10 मार्क्स आप इजीली इन यूनिट्स को पढ़ के कवर अपने कर सकते हो। तो आज की हम यूनिट में कवर करेंगे, आज की वीडियो में, इन 3 टॉपिक्स को जो कि हमारे पहले चैप्टर के हैं। चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। तो पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल। देखो, कम्युनिकेशन हम लोगों को बचपन से कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया गया है। कई सब्जेक्टों में आपने पहले भी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन नॉर्मली बात की जाए तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है बचपन से, जिसके अंदर हम लोग और जिसके अंदर दो लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, फैक्ट्स को या इंफॉर्मेशन को। ठीक, तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें लोग जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को या फैक्ट्स को। तो यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे लिखा भी है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन या मैसेज जो होता है वो एक्सचेंज किया जाता है इंडिविजुअल्स के बीच में। अब किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके किया जाता है कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए, हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन भी बचपन में, याद होगा, कई टाइप का होता है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम ओरल कहते थे, और आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो गेस्चर्स से होता था, ठीक, जिसमें हम लोग इशारों से बातें करते थे। तो वही यहाँ पे बात लिखा है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है, सिंबल्स के थ्रू हो सकता है, साइंस के थ्रू हो सकता है, या आपके बिहेवियर के थ्रू हो सकता है। ठीक, कम्युनिकेशन के अंदर स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग की अगर बात की जाए तो ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन के, जो हमें अपनी बातों को दूसरे को समझाने में मदद करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा बेसिकली फोकस अगर बात करें तो आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ही किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने लायक है या आ सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आ सकता है वो आपका आ सकता है यहाँ से, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, या फिर ये किसी और नाम से भी मिल सकता है, किस नाम से, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से। ठीक, तो अब इसमें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है। तो अब नॉर्मल सी बात है, हम सबको बचपन से पता है हमेशा कि एक कम्युनिकेशन में सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर क्या करता है, जो भी उसके थॉट्स होते हैं या आइडियाज होते हैं उनको एक मैसेज की फॉर्म में एनकोड करता है, और उस मैसेज को एक चैनल के थ्रू या हम लोग कह लें एक मीडिया के थ्रू जो होता है वो किसी रिसीवर को, मतलब किसी दूसरे इंसान को भेजता है। जिस इंसान के पास वो मैसेज पहुंचता है वो इंसान उस मैसेज को पढ़ता है, डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब उसे एनालाइज करता है एक तरीके से, या कह लो समझता है। ठीक, उसके बाद जो है वो अपना फीडबैक जो है सेंडर को भेजता है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। तो इसको एक अच्छे तरीके से और भी समझा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कहानी के थ्रू इसे समझ सकते हैं। ठीक, आप सबने एक पिक्चर देखी होगी, एक था टाइगर नाम से, जो पहला वाला पार्ट आया था। उसके अंदर
अगर याद हो, स्टार्टिंग में ही जो कैटरीना कैफ थी, जोया, और जो सलमान खान था, वो लोग इंग्लैंड में मिले थे। टाइगर हमारा, ठीक, ये लोग इंग्लैंड में मिले थे, वहां पे इन लोगों ने एक दूसरे को अपने नाम बताए थे। तो इसने अपना नाम क्या बताया था? दूरदर्शन बताया था, याद हो अगर तो। ठीक। और इसने शायद पीटीवी बताया था, एक्यूरेटली मुझे ध्यान नहीं है। तो तुम्हें याद होगा, जब उस मूवी में ये लोग वापस आ जाते हैं वहां से, इंडिया जो है अपने पाकिस्तान वापस चली जाती है, तो सलमान खान का दोस्त जो है वो उससे कहता है, यार बहुत दिनों से रेडियो पे एक मैसेज जो है वो टेलीकास्ट हो रहा है कोड लैंग्वेज में, और समझ में नहीं आ रहा है कि वो मैसेज किसके लिए है। वो एनकोड नहीं किया जा रहा है, डिकोड नहीं किया जा पा रहा है, मतलब एनकोड, सॉरी, मतलब डिकोड नहीं किया जा पा रहा है। तो मैसेज भेजा किसने था? बात करें, सेंडर थी जोया। मैसेज क्या था? मैसेज ये था, यहाँ पे यूएन की एक मीट होने वाली थी, तो उसके लिए एग्जाम, मैसेज क्या रखा? मैसेज ये था, पीटीवी आ रहा है, दूरदर्शन आएगा या नहीं। ठीक, चैनल क्या था? मीडिया क्या था? रेडियो था। ठीक। सलमान खान ने इस मैसेज को तुरंत डिकोड किया, कैसे? क्योंकि उसे याद था, उसने अपना नाम दूरदर्शन बताया था और उसने अपना नाम पीटीवी बताया था। यहाँ पे रिसीवर हमारा सलमान खान था। उसके बाद फीडबैक क्या था? सलमान खान जो था वो यूएन में पहुंच गया था उससे मिलने के लिए। ठीक, तो ये हमारा पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस था। कभी कभी इसमें कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मतलब रुकावटें भी आती हैं, जिसे हम लोग नॉइज कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करो तो देखो लिखा हुआ भी है, हम लोग देख लेते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा लिखा भी होगा इन्होंने यहाँ पे। तो क्या दे रखा है? इसमें लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व अ सेंडर। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है जो क्या करता है? एनकोड करता है मैसेज को और सेंड करता है एक चैनल के थ्रू रिसीवर को, हु डिकोड्स द मैसेज एंड गिव फीडबैक। जैसा कि फिगर 1.2 में दे रखा है। फीडबैक जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक मैसेज रिसीवर जो है फीडबैक नहीं दे देता किसे? सेंडर को। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस था, जो पहला टॉपिक आपका आ सकता है। दूसरा टॉपिक इसमें आने लायक अगर बात करें तो एक्टिव लिसनिंग। इसमें क्या है पढ़ने को? तो इसमें आपको एक्टिव लिसनिंग के अंदर हमें लिसनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है लिसनिंग स्किल में पहला एक्टिव स्किल, एक्टिव लिसनिंग, सॉरी। एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग की बात करें, ये एक आर्ट होती है विच कंप्राइजेस बोथ desire to comprehend as well as offer support empathy to the speaker। एक्टिव लिसनिंग जो है एक आर्ट है, मतलब एक टाइप की कला है जिसके अंदर डिजायर आती है। डिजायर मतलब हमारी इच्छा आती है कॉम्प्रीहेंड करने की और सपोर्ट करने की, किसे? या एम्पैथी शो करने की, किसको? स्पीकर को। ये जो है आपकी भविष्य में कभी कभी नौकरी करोगे तो जॉब इफेक्टिवनेस के ऊपर और क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स के ऊपर भी आपके असर डालता है। ठीक। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक्टिव लिसनिंग को, तो यहाँ पे वही हमारा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिव लिसनिंग। ठीक, तो ये हमारा पहला टॉपिक इसमें बन जाता है, मतलब दूसरा टॉपिक बन जाता है अगर बात की जाए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो पहला फैक्टर कौन सा है जो अफेक्ट डालता है? पहला है आपका आई कॉन्टेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया? इट इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज की फॉर्म होती है। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। एग्जाम में कहाँ से लिखना है? एग्जाम में आपको यहाँ से लिखना है, मेंटेनिंग एन आई कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन यू आर टॉकिंग टू सेंड अ सिग्नल टू द स्पीकर दैट यस आई एम टॉकिंग टू यू and listening to you. Avoiding eye contact could mean that you don't want to listen to the person speaking to you। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि अगर हम लोग जो इंसान हमसे बात कर रहा है, स्पीकर है, उससे आई कांटेक्ट करेंगे तो उसके लिए ये एक सिग्नल की तरह जाता है कि हाँ हम उसकी बात को सुन रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, अगर हम उससे आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो पहला ये हो गया आई कांटेक्ट की, एक्टिव लिसनिंग के लिए आई कांटेक्ट नेसेसरी है। दूसरा, गेस्चर्स। गेस्चर्स मतलब कि दिस इंडिकेट टू द स्पीकर इफ यू आर लिसनिंग और नॉट। ये कैसे? मतलब आप किस तरीके से उसको
ले रहे हो, मतलब किस तरीके से उसकी बात को सुन रहे हो। गेस्चर्स, जैसे कि ध्यान से कीप योर हैंड फीट एंड फीट स्टिल व्हाइल टॉकिंग टू समवन, मतलब दूसरे किसी भी इंसान से बात करते समय आपको अपने हाथ और पैरों को सीधा रखना चाहिए, स्टिल रखना चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, इशारे वगैरह मतलब नहीं करने चाहिए किसी से बात करते समय। ठीक। दूसरा, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, आपको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, जैसे कि मोबाइल फोन साइलेंट पे लगाना चाहिए, ठीक, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे ही बात करनी चाहिए। यहाँ लिखा भी है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि कौन कौन सी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यू मस्ट फिजिकली रिमूव द डिस्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू लिसन अटेंटिवली। हमें क्या करना चाहिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना चाहिए ताकि हम ध्यान से सामने वाले की बात को सुन पाएँ। तो ये हो गया। इसके बाद आता है गिविंग फीडबैक। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव, फीडबैक जो होता है पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केस में जो भी फीडबैक हम देंगे, जिस इंसान को भी दे रहे हैं, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो उसे हर्ट और ऑफेंड ना करे। ठीक, तो ये बात एक्टिव लिसनिंग के लिए जरूरी है। ठीक, तो क्या क्या था एक्टिव लिसनिंग में, अगर हम बात करें, आई कॉन्टैक्ट, क्या आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, जिससे भी बात करें उसे, ताकि एहसास हो कि हाँ हम उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। अवॉइड करेंगे आई कांटेक्ट, तो जो है इससे मैसेज जाएगा कि हम उसकी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं। गेस्चर्स मतलब इंडिकेट करना है, हमें अपने हाथ पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं, हिलाना डुलाना नहीं है उससे, ताकि ये महसूस हो कि हाँ हम उसकी बात को एक्टिवली सुन रहे हैं। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को हमें आइडेंटिफाई करना है जो हमें लिसनिंग करते समय या बात करते समय किसी से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें फिजिकली रिमूव करने की कोशिश करनी है। गिविंग फीडबैक, ठीक, हमें फीडबैक जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके का हो सकता है। फीडबैक के समय ये बात ध्यान रखनी है कि सामने वाले की फीलिंग्स को हम हर्ट ना करें या अफेंड ना करें। इसके बाद यहाँ पे स्टेजेस दे रखी हैं एक्टिव लिसनिंग की। अगर इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ से आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसमें क्या क्या दे रखा है, 5 स्टेजेस होती है हमारी एक्टिव लिसनिंग की। जैसे कि पहला, रिसीविंग, इसके मतलब ध्यान से सुनना। अंडरस्टैंडिंग, जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है सामने वाला, उसको ध्यान से समझना। रिमेम्बरिंग, उस इंफॉर्मेशन से कोई रिलेटेड बात अगर आपको पहले आपने सुन रखी है या आपको बताई गई है तो उसे रिकॉल करना, उसे याद करना। फिर इवेल्युएट करना, जज करना उसकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना, और उसके अकॉर्डिंगली सेइंग अबाउट डूइंग समथिंग, मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना, कुछ ना कुछ बात कहना। ये हमारा स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। अब इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हाउ टू एंश्योर एक्टिव लिसनिंग, कि एक्टिव लिसनिंग को एंश्योर कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए एक कोड है, रिस्पेक्ट, ये हम पहले पढ़ आ चुके हैं। ये घुमा के वैसे ही पूछ सकते हैं, फैक्टर्स वाला ही घूम के टॉपिक वही आ जाता है। जैसे कि पहला, रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस, आपको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना चाहिए जो कि आपके एक्टिव लिसनिंग में हैम्पर कर सकती हैं, रुकावटें क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि वॉल्यूम कम करना चाहिए टीवी का, रेडियो का, मोबाइल फोन को साइलेंट रखना चाहिए। आई कांटेक्ट, हमेशा जो इंसान आपसे बात कर रहा है उससे आई कांटेक्ट करना चाहिए। शो दैट यू आर लिसनिंग टू द स्पीकर थ्रू योर गेस्चर्स, अपने गेस्चर्स के थ्रू उसे एहसास कराना चाहिए कि हाँ हम उसकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पे अटेंशन, अटेंशन फोकस के साथ उसकी बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद एम्पैथाइज, एम्पैथाइज का मतलब हो गया, ठीक, हमें इमोशंस को महसूस करना है स्पीकर के, स्पीकर जो बात कन्वे कर रहा है उसकी बात को समझने की कोशिश करनी है। एम्पैथी जो एक एबिलिटी होती है किसी भी इंसान की फीलिंग्स को और उसके एक्सपीरियंस को इमेजिन करने की अपने ऊपर डाल के, मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो भी आपका स्पीकर है, आपको उस की जगह खुद को रख के सोचना है अगर वो आपको कोई बात बता रहा है तो। अगला, क्लैरिफाई डॉट्स, अगर बात करते समय कोई भी आपको क्वेरी क्रिएट होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको तुरंत पूछना चाहिए। टी से हो जाएगा आपका ट्यून, ट्यून का मतलब आपको, ठीक, स्पीकर की बात को खत्म होने देने का इंतजार करना चाहिए, फिर ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसके बाद अगला आता है ओवरकमिंग द बैरियर, कि किस तरीके से हम बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये भी टॉपिक आ सकता है एग्जाम में। ऐसे पहला बैरियर है बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, तो इसे कैसे कह सकता है, कैसे, मतलब प्री ऑक्यूपाइड का मतलब कहीं कोई तुमसे बात कर रहा है और हम कहीं और अपने काम में लगे हुए हैं। तो
डू नॉट लेट इमोशन टेक ओवर योर माइंड, कीप अवे फोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। ठीक, हमें क्या करना चाहिए, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपने मोबाइल फोन्स वगैरह को, डिजिटल डिवाइसेस को अलग रखना चाहिए। नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रक्शंस, ठीक, हमें ऐसे इन्वायरमेंट में बात करनी चाहिए जहाँ पे शोर शराबा कम हो या फिर विजुअल डिस्ट्रक्शंस ज़्यादा ना हो। पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट, मतलब हमें कोई भी बायस डेवलप नहीं करना चाहिए स्पीकर के बारे में पहले से, उसकी बात सुनने से पहले। पर्सनल फैक्टर्स, ठीक, हमें पहले सामने वाले की बात को खत्म होने देना चाहिए, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक्टिव लिसनिंग। अगर बात की जाती है यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है, इफ यू वर्क एट द फ्रंट डेस्क ऑफ ए टेलीकॉम कंपनी, अगर आप किसी टेलीकॉम कंपनी की फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे हैं, एक कस्टमर आपके पास आता है जब आप काम कर रहे हो, कस्टमर की कुछ क्वेरी है एक बिल के रिकॉर्डिंग, व्हाट विल यू, तुम क्या करोगे, उसकी बात पे ध्यान नहीं दोगे, अपना काम साइड में रखोगे और उसकी बात को सुनोगे और उसकी मदद करोगे, अपना काम करते रहोगे और उसे अनअटेम्प्टली सुन लोगे, आधे तक कस्टमर उससे कहोगे किसी और से जाके बात करे, तो बी वाला सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग, कौन सा इसमें बैरियर हो सकता है, नॉइजी इन्वायरमेंट, हाँ नहीं होना चाहिए, ठीक, आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, ठीक, बीइंग अटेंटिव, ध्यान से सुनना चाहिए। तो सारे ही जो है अगर हम बात करें यहाँ पे बैरियर्स दे रखे हैं। नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग, इसमें से कौन सी नहीं है, रिसीविंग भी थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी, इवेल्युएटिंग भी थी, नॉन रिस्पॉन्डिंग नहीं थी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज, आइडियल मैसेज कैसा होना चाहिए, आइडियल मैसेज क्लियर होना चाहिए, साफ कंसाइज होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब सामने वाले की जो इन्फॉर्म नीड्स हैं उसको फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। अगला आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सिंपल सा है, हमें इसमें ये जानना है कि जो भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं उसमें सेंटेंस में कौन सा वर्ड कैपिटलाइज होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन रूल्स के बारे में है यहाँ पे। तो इसकी एक ट्रिक है मिंट्स, ठीक, मतलब कभी भी आप अगर, मिंट का मतलब एम से है मंथ, अगर किसी महीने का नाम सेंटेंस में लिखोगे तो उसे कैपिटलाइज करोगे, कहीं भी आई वर्ड यूज करोगे, ठीक, तो उसे कैपिटलाइज करोगे, नाम किसी का लिखोगे, किसी जगह का, इंसान का, तो उसे कैपिटलाइज किया जाएगा, कोई टाइटल होगा तो उसे कैपिटलाइज किया जाएगा, ठीक, अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ लेटर सेंटेंसेस, मतलब एस क्या हो गया, कोई भी सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद अगर शुरू किया जाएगा तो उसे आप कैपिटलाइज करोगे, ठीक, जैसे देख भी सकते हो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ फुल स्टॉप पे और यहाँ पे उसे आई टी में इट को आई को कैपिटलाइज कर दिया गया, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, यहाँ इसे कैपिटलाइज कर दिया गया, यहाँ पे खत्म हुआ, इसे कैपिटलाइज कर दिया गया, ठीक, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं कैपिटलाइजेशन के जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है आपका पंक्चुएशन मार्क्स, तो पंक्चुएशन मार्क्स का भी तुम्हें पता ही है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ करना है, एंड ऑफ सेंटेंस पे इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ, और इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म के लिए विद लॉन्ग वर्ड्स के तौर पे, जैसे कि प्रोफेसर का प्रॉफ लिख देते हैं हम, डॉक्टर का डी आर लिख देते हैं, ठीक, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉमा, कॉमा कहाँ पे यूज किया जाता है, कॉमा इंडिकेट करता है पॉज इन सेंटेंस को, या फिर हम कॉमा का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं आइटम्स को सेपरेट करने के लिए भी, ठीक। क्वेश्चन मार्क, जब एंड ऑफ ए क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन खत्म होता है तब इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो हो गया किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने के लिए, जैसे कि सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया, एंगर हो गया, इसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। एपेस्ट्रॉफी जो हो गया वो इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को किसी से बिलोंग करता हुआ दिखाने के लिए, या फिर एपेस्ट्रॉफी का इस्तेमाल आजकल शॉर्ट फॉर्म में भी किया जाता है कुछ वर्ड्स में, जैसे लेट्स गो, ठीक, ही इज नॉट को शॉर्ट में लिख दिया, ठीक, जैसे दिस इज दिव्याज डेस्क, तो यहाँ पे ये बिलोंग कर रही है डेस्क दिव्या को, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ, तो ये हमारा एपिस्ट्रॉफी इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखे हैं, तो ये तो हमें पहले से पता है। नाउन, नाउन जो होता है किसी पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया का नाम हो गया। प्रोनाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड। एडजेक्टिव, वो वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब जो इंडिकेट करे, बताएं कि क्या काम हो रहा है, ठीक। एडवर्ब वो वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इट आंसर्स द क्वेश्चन, ये हमेशा आंसर देंगे हाउ, हाउ ऑफ्टन, व्हेन और वेयर, कोई भी मतलब ऐसा वर्ड जो आपको इन चीजों का आंसर दे वो हमारा एडवर्ब कहलाता है, ठीक। यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे बुक, अगर बुक की बात करें तो वेल विल विल यू बुक अ मूवी फॉर 3 PM, क्या तुम मूवी बुक कर सकते हो, मूवी का टिकट बुक कर सकते हो, मतलब तो बुक यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक।
इसके अलावा इंग्लिश बुक नाउन हो जाएगा। ठीक, टोटल, टोटल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये वर्ब में अदर वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, क्रिकेट के स्कोर को डिस्क्राइब कर रहा है। टोटली ऑसम, ये भी किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। फुटबॉल, फुटबॉल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे फुटबॉल, शी गॉट अ न्यू फुटबॉल फॉर हर बर्थडे, उसे अपनी फुटबॉल यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ठीक, दे एक्सपेक्ट सेलर वाज एबल टू होल्ड अप द सेल डिस्पाइट हैवी स्टॉर्म। ठीक, यहाँ पे सेल जो है वो आपका नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें वर्ड्स पहचानने को एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। इसके अलावा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपको बचपन से पता है, ए, एन और द होते हैं। ठीक, हमने पढ़ा था ए एन, जो एन होता है वो वॉवल्स के साथ यूज किया जाता है, ए, ई, आई, ओ और यू के साथ। और ए और दा जो होता है वो हम लोग किसके संग यूज करते हैं, कंजक्शंस के संग यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, ए एन दा जो है वो हमारे आर्टिकल्स हो गए। आर्टिकल्स नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, एन का इस्तेमाल ए ई आई ओ से पहले किया जाता है। ए जो है वो नाउन्स के तौर, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कंजक्शंस नहीं, कंजक्शन मैंने गलत लिख दिया। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, दा जो हो गया वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड के आगे लगाया जाता है। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा कंजक्शंस आते हैं। कंजक्शंस कौन से हो गए, कंजक्शन वो होते हैं जो दूसरे वर्डों को जोड़ते, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द कंजक्शंस कहलाते हैं, जैसे एंड, और, बट। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन वो होते हैं जो एक वर्ड को दूसरे से कनेक्ट करें या उनके बीच में रिलेशनशिप शो करें। ये जो है व्हेन, वेयर, हाउ, इसका आपको जवाब देते हैं। या सम कॉमनली यूज कंजक्शन कौन कौन से हैं, ऑन, एट, अंडर, इन, ये हमारे हैं। इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शन का मतलब हो गया ये जो हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। इनके एंड में हमेशा क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की बात करें, अ ग्रुप ऑफ आइडिया टू फॉर्म अ कंप्लीट पैराग्राफ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टिक, कंप्लीट पैराग्राफ का आइडिया थोड़ी नहीं होगा, सेट ऑफ रूल्स भी नहीं होगा जो फॉलो करना चाहिए हमें सेंटेंस, वो भी नहीं है। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा, जब सेंटेंस इज कैपिटलाइज करेक्टली। तो यहाँ पे देखना है, आई सही है, हंगरी, हंगरी कोई नाउन थोड़ी नहीं है, मिनट में कहीं थोड़ी नहीं आ रहा है। दिव्या, सुनील, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, नाम है किसी का। द बकेट इज फुल, फुल भी कोई नाम उम नहीं है, मिनट में नहीं आ रहा। शी लिव्स इन दिल्ली, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पंक्चुएटेड करेक्टली, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही से पंक्चुएटेड है। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क की कमी है। आई हैव अ पेन, नोटबुक एंड अ पेंसिल, तो यहाँ पे कॉमा की कमी है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, ये भी सही नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे क्यों आ रहा है, कोई काम नहीं है इसका। दिस इज माई हाउस, हाँ ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे ये इसे पूरा करने का है, बुक में देख लेना पूरी हो जाएगी। यहाँ पे इसमें कंजक्शंस और प्रपोजिशंस भरने हैं आपको, वो भी भर लोगे आसानी से। इसके बाद आते हैं राइटिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर खाली एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, ठीक, और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंस होंगे जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होंगे जो ज्वाइन किए जाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। ठीक, जैसे देखो होता क्या है, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हर सेंटेंस के अंदर तीन चीजें मौजूद होती है, जैसे कि एक सब्जेक्ट होगा, ठीक, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट वो इंसान होगा जो कोई एक्शन को रिसीव कर रहा होगा। सब्जेक्ट को होगा, कौन होगा, वो इंसान जो काम कर रहा होगा, और वर्ब जो काम हो रहा होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ लिखा भी है, यहाँ एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, निशा सेल्स अ लैपटॉप। निशा जो है वो लैपटॉप बेचती है, तो निशा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेल मतलब बेच रही है, तो वर्ब हो गया। लैपटॉप किसे बेचा जा रहा है, तो लैपटॉप को बेचा जा रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे दे रखे हैं, आई रोट अ लेटर, लेटर। तो आई सब्जेक्ट हो गया, लिखना काम हो गया, और लेटर लिखा जा रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। ही कॉल्ड द कस्टमर, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, उसने कॉल किया, ये वर्ब हो गया, और कस्टमर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शी पैक्ड द प्रोडक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी बात करें ये वर्ब हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिया एंड संजय,
ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। बुक्ड जो है आपका वर्ब हो जाएगा, और कैप जो है अगर हम बात करें तो हमारा सॉरी ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली एक्टेड अपॉन होते हैं बाय द एक्शन वर्ड वर्ब। मतलब अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन वर्ड। आसान शब्दों में कहा जाए, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आंसर देगा क्वेश्चन का वर्ड का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हुम और फॉर हुम का आंसर देगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, रीमा ब्रॉट स्टेशनरी। ठीक, तो रीमा ने क्या खरीदा, तो देखो क्या मतलब व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो स्टेशनरी। तो स्टेशनरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कौन सा, डायरेक्ट वाला हो जाएगा वो भी। देखो डायरेक्ट में आ गया। ठीक, ब्रॉट जो है वो वर्ब हो जाएगा, और रीमा आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। फातिमा और सोनिया प्लेड टेनिस। फातिमा और सोनिया टेनिस खेल रही है। फातिमा और सोनिया तो हो जाएंगे सब्जेक्ट, प्लेड हो जाएगा वर्ब, और टेनिस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या खेल रही हैं, तो क्या भी जो है वर्ड मतलब टेनिस आ गया, तो टेनिस अगर हम बात करें तो वो भी डायरेक्ट में हो गया। ही ऑफर्ड अ कॉफी टू मी, उसने मुझे कॉफी ऑफर करी, तो ही जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑफर जो है वो वर्ब हो गया। और यहाँ पे किस चीज को ऑफर किया जा रहा है, तो कॉफी को ऑफर किया जा रहा है, तो वो हमारा अगर हम बात करें, हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसे ऑफर की जा रही है, वो आपका वो भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मो तो टू हुम का जवाब मी दे रहा है, इसीलिए मी जो है इनडायरेक्ट हो गया। क्या का जवाब कॉफी दे रहा है, तो कॉफी डायरेक्ट हो गया। द मैनेजर असाइंड अस अ प्रोजेक्ट, मैनेजर ने हमें प्रोजेक्ट दिया, तो मैनेजर तो हो गया सब हमारा सब्जेक्ट। ठीक, असाइंड हो गया आपका वर्क। अस अगर हम बात करें किसे दिया, टू हुम, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ठीक, और प्रोजेक्ट जो हो गया क्या दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे ये आ गया। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फिर इसके अलावा एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। ये कौन से होते हैं, तो यहाँ आसान शब्दों में लिखा है, सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन। जहाँ पे सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और जहाँ पे जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट डज एन एक्शन है, ध्यान रखना। यहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। ठीक, तो यहाँ देख भी सकते हो, शी रोट एन ईमेल, तो ये काम कर रही है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। ठीक, कोई ना कोई, तो ये एक्टिव में है। ईमेल वॉज रिटन बाय हर, ईमेल उसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक, तो ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा आपका। क्यों आ जाएगा पैसिव वॉइस में, इसलिए आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन रिसीव कर रहा है। ही ओपन द डोर, द डोर वॉज ओपन बाय हिम। ठीक, फॉर द कस्टमर मतलब उसने दरवाजा खोला कस्टमर थी, तो यहाँ पे उसने दरवाजा खोला, तो ये एक्टिव हो गया। उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, तो ये पैसिव हो जाएगा। मोहन सोल्ड द बाइक, मोहन ने बाइक बेची, तो एक्टिव हो गया, सीधा सेंटेंस है। द बाइक वॉज सोल्ड बाय मोहन, मोहन के द्वारा बाइक बेची गई, तो ये मोहन कोई काम रिसीव कर रहा है, यहाँ मोहन काम कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव है और ये पैसिव है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल दे रखे हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। कैटेगरी टू के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव होते हैं जिसमें कोई डिक्लेरेशन होती है, कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं, कुछ एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और कुछ इम्पेरेटिव होते हैं। तो चार टाइप के सेंटेंसेस आपके और होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अलावा। तो कौन कौन से होते हैं उन्हें यहाँ पे देख लेते हैं। इस सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होंगे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किसी ना किसी, और कोई ना कोई फैक्ट प्रोवाइड करेंगे। ये हमेशा एंड करेंगे किससे, फुल स्टॉप से। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बहुत ठंड है, आई मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मैंने ये काम कर दिया, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करूंगा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो होंगे इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये हमेशा एंड होंगे किससे, क्वेश्चन मार्क से। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग इमोशन को, फीलिंग को, इसको समझ में आ गया, इमोशन फीलिंग मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होंगे सेंटेंस।
ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस ये कोई ना कोई ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस को शो कर रहे होंगे। ये जो है ये फुल स्टॉप से भी हो सकते हैं और एक्सक्लेमेशन से भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जो सेंटेंसेस होंगे वो डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकते हैं और इम्पेरेटिव भी हो सकते हैं। क्वेश्चन वाला पहचानना आसान है, लेकिन ये ध्यान रखना है बस स्टेटमेंट वाले फुल स्टॉप से खत्म हो रहे होंगे, इमोशनल वाले आपके एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी मार्क से खत्म हो रहे होंगे, ये फुल स्टॉप से खत्म हो रहे होंगे और ये फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क दोनों से खत्म हो रहे होंगे। लेकिन फर्क क्या है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा होगा, कमांड दी जा रही होगी, रिक्वेस्ट की जा रही होगी या एडवाइस दी जा रही होगी। और इन सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको फैक्ट्स बताए जा रहे होंगे और यहाँ पे इमोशंस की बात की जा रही होगी। ठीक, तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। जैसे यहाँ लिखे हुए में वेयर इज माई आई कार्ड क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव। ठीक, सैपलिंग्स, अब एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क किस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी में भी आ सकता है और हमारा लास्ट वाला इंपेरेटिव में भी आ सकता है। तो पहचानेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे माई आर्म्स एच फ्रॉम प्लांटिंग दो सैपलिंग, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ठीक, तो दर्द एक फीलिंग है, ये फीलिंग हो गई। अगर हम बात करें तो फीलिंग की वजह से अगर ये बात करें तो ये एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। रीडिंग माइथोलॉजी विल मेक यू मोर अवेयर, तो फुल स्टॉप हो गया। अगर इसकी बात करें यहाँ पे ये डिक्लेरेटिव हो गया। क्यों डिक्लेरेटिव हो गया, कहो सर ये तो इम्पेरेटिव भी हो सकता था। इम्पेरेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर, कोई एडवाइस, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। कम विद अस राइट नाउ, मेरे साथ आओ अभी। तो यहाँ पे अगर देखें तो फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, लेकिन डिक्लेरेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। ये इम्पेरेटिव हो जाएगा। नो वे यू डोंट वांट अ टैटू, नो वे। तो एक्सक्लेमेटरी आ गया, तो मैं टैटू नहीं चाहिए, मतलब एक फीलिंग हो गई रेजिस्ट करने वाली, तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। गेट ऑफ द बेड इमीडिएटली, तो यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये इम्पेरेटिव हो गया। ठीक, इसके बाद पैराग्राफ आता है, तो ये बेकार है। क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस फॉर्म अ पैराग्राफ। हमें पता है बहुत सारे सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ को लिखते समय हमें ये पक्का करना चाहिए कि सेंटेंस में एक कॉमन आइडिया हो, मतलब पूरा पैराग्राफ एक चीज, एक कॉमन चीज के ऊपर ही होना चाहिए। ऐसे ये नहीं कि एक लाइन किसी और टॉपिक पे, दूसरी लाइन किसी और पे, तीसरी लाइन किसी और पे, बोले हो गया पैराग्राफ, जैसे एग्जाम में लिखाते हो। ठीक, पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ जो होना चाहिए वो हमेशा सिंगल आइडिया के ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक, व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट डिफरेंट आइडिया मेक अ न्यू पैराग्राफ, जब आपको कोई आइडिया चेंज करना है तो आप नए पैराग्राफ से लिखना शुरू करोगे। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। लास्ट एक्सरसाइज बचती है, वो भी कवर कर लेते हैं। तो पहले में दे रखा है, इसमें सब्जेक्ट बताना है। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, फुटबॉल है, क्योंकि बच्चे तो सब्जेक्ट हो गए, प्लेड वर्ब हो गई और फुटबॉल क्या बचा फिर, ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, विच ऑफ द सेंटेंस हैज बोथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें से कौन से में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों है। ठीक, तो अब देख लेते हैं व्हाट, इन डायरेक्ट कौन से थे, याद करो हमारे, जो व्हाट का जवाब दें, क्या का। और ये टू हुम, बाय हुम, इसका जवाब दे। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन, मैं काम कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के ऊपर, मैं किस किस पे काम कर रहा हूँ या क्या काम कर रहा हूँ। ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से। इसमें शी ब्रॉट अ ब्लू पेन, उसने क्या खरीदा। ये द गर्ल्स प्ले क्रिकेट, गर्ल्स क्रिकेट प्ले कर रही हैं, तो गर्ल्स क्या खेल रही हैं, तो ये भी नहीं बन रहा हमारा अगर बात की जाए। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए ही रोट अ लेटर टू ही सिस्टर, उसने लेटर अपनी सिस्टर को लिखा, तो यहाँ पे हमारा कुछ काम बन सकता है। कैसे, ही जो है वो आपका देखो सब्जेक्ट हो गया, लिख रहा है वो लेटर, तो ये तो वर्ब हो गई। लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या लिख रहा है, क्योंकि क्या का जवाब दे रहा है ये व्हाट का। और अगर हम बात करें किसको, टू हुम का जवाब भी दे रहा है, तो इसी के साथ डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो, फॉलोइंग सेंटेंस आर इन पैसिव वॉइस, तो हमें बताना है पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो काम को रिसीव करेगा, ना कि काम करेगा। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे हैं, तो भाई ये भी नहीं चलेगा। क्यों, वो मूवी देख रहे हैं, मूवी उनके द्वारा देखी जा रही है। अगर ये लिखा होता तो चल जाता। द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, राजू के द्वारा घड़ी सही कही गई,
तो अभी तो ये लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। ही स्लीपिंग इन अ रूम, ये भी नहीं होगा। माई पेट डॉग इज बेड द पोस्टमैन, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर इसी के साथ ये वाला खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, किसी का भला हो जाएगा तो हमारे साथ साथ। चलो फिर मिलते हैं।